मैम रेफरेंस यस थैंक यू। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम मेरा नाम गुलशन कुमार है। मैं 10वीं की पढ़ाई CBSE बोर्ड से किया हूँ, सैनिक स्कूल रिया मध्य प्रदेश से। मैं 12th की पढ़ाई अपने होम टाउन के बगल में समस्तीपुर PC हाई स्कूल पटसा से किया हूँ, वो भी CBSE बोर्ड ही रहा है। और मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने होम टाउन GD कॉलेज बेगूसराय से किया है, और NMU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। और मेरी हॉबी है प्लेइंग चेस खेलना मुझे पसंद है। एनी वर्क एक्सपीरियंस? नहीं मैम, अभी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। कोई बात। आपका ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से रहा है? जी मैम। तो आपका ऑप्शनल पेपर भी आई गेस कि इकोनॉमिक्स ही होगा। यस मैम। मुझे बताइए कि बेगूसराय का कोई कंट्रीब्यूशन है बिहार की इकोनॉमी में? यस मैम, बिल्कुल है। बेगूसराय में ही मैम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी है, वहाँ फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री भी है। और ये दो तो मेन है, ये एक जड़ है बेगूसराय का ही नहीं बल्कि बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक अहम हिस्सा है रिफाइनरी में, जो कि मुझे लगता है कि ईस्टर्न साइड में एक पहला रिफाइनरी बना था जो कि हमारे बेगूसराय में ही लगा था सर। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे बेगूसराय की तरफ से पूरे देश को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये मुझे बताइए, आपने अभी इंडस्ट्री का नाम लिया, लेकिन देखा गया है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है जी हाँ, वो उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना टर्सरी सेक्टर कर गया। जी हाँ। क्या इसके फैक्टर्स? सबसे पहला तो कारण मुझे लगता है कि आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर ही है मैम, जैसे कि सड़क हो गया, एक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी नहीं होना ताकि रॉ मटेरियल्स को सही समय पर पहुंचा पाना, और एक लेबर फोर्स का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा का कारण रहा है कि जो अब मुझे लगता है बहुत कम हो गया है। जैसे कि जो बैकवर्ड एरिया रहा है वहाँ से आप लेबर उठ के अच्छे जगह पे पहुँच पा रहे हैं, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। पहले जैसे कि अब इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, हमारा क्या कहते हैं मुंबई हो गया, अब वहाँ पर उत्तर प्रदेश बिहार से एक चीप लेबर पहुँच पा रहे हैं, वेस्ट बंगाल से चीप लेबर पहुँच पा रहे हैं, और वहाँ के प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे तरफ भी आ पा रहे हैं। तो ये भी एक कारण है मैम, जो पहले नहीं हो पा रहा था और अब आसानी से हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जो सेकेंडरी सेक्टर है अब धीरे धीरे बूम कर रहा है, जो पहले नहीं हो पाया था। फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज आपने सुना होगा। जी मैम। ये क्या होता है? मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम, लेकिन मेरे ख्याल से फॉरवर्ड लिंकेज आपका हो गया कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करना, और बैकवर्ड लिंकेज उतना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम। ठीक है। फॉरेक्स वर्ड जो यूज़ होता है, फॉरेक्स इसमें देखा गया कि कोविड के टाइम में काफ़ी फॉरेक्स हम लोग का रिजर्व बढ़ गया था। क्या इसके कारण थे? फॉरेक्स बढ़ने का एक हमारा जो सबसे बड़ा कारण होता है मैम, वो है हमारा रिमिटेंसेस। जो हमारा रिमिटेंसेस आता है वो हमारे अरब गल्फ कंट्रीज से वो ज़्यादा आते हैं हमारे कंट्रीज़ में। और दूसरा जो है वो है हमारा सर्विस सेक्टर, जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है, और वो हमारे फॉरेस्ट रिजर्व में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये दो कारण है जो हमारे फॉरेस्ट रिजर्व को बहुत ज़्यादा बूम देते हैं। अभी आपने एक हाल ही में न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट पे रोक लगा रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है। इससे इंडियन इंडस्ट्रीज को या इंडियन इकोनॉमी को क्या प्रभाव पड़ेगा? मैम, जैसा कि मैं जानता हूँ कि रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा जो वो बैन लगा रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट का, जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो रॉ मटेरियल होता है उस पर लगा रहा है, जैसे कि सेमीकंडक्टर वगैरह हो गया, इस सब पे मतलब कि वो थोड़ा पाबंदी लगा रहा है, जिससे कारण हमारा मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, मतलब कि जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, इस सब पे तो इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात रहा कि एग्री रॉ मटेरियल का हो गया, उसमें तो हम खुद ही पर्याप्त हैं, खुद ही हम सफिशिएंट हैं, तो उसमें तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, वो काफ़ी प्रभावित होगा उस चीज़ से। तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग खुद ही सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री लगा देते हैं। उसकी जोर शोर से काम चल रही है मैम। अभी रिसेंट का न्यूज़ ये है कि फॉक्सकॉन जो कंपनी थी वो वेदांता से पुल आउट कर ली, और इसके लिए हमारे जितने मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो
नितिन गडकरी साहब हों या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हों, उन्होंने ये बात खुलकर कहा है कि हम लोग को उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले 1 से 2 साल में हम खुद ही एक लार्ज स्केल पे सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन करना शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग इसके फील्ड में अग्रसर हैं, और ये मुझे लगता है कि 1-2 साल के अंदर हम लोग शुरू भी कर देंगे प्रोडक्शन करना। एक इंडस्ट्री लगाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? बेसिकली 4 से 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से पहला तो लैंड हो गया, दूसरा लेबर हो गया, उसके बाद क्रेडिट हो गए, क्रेडिट मतलब ऋण जो देते हैं, चौथा आपका लेबर फोर्स हो गया, और पाँचवा याद नहीं आ रहा है मुझे, कुछ एक और होते हैं। MSME का अगर मैं डेफिनेशन पूछूं टर्नओवर के बेसिस पर तो क्या होगा? ये भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे लगता है मैम कि अभी करीब 5 करोड़ से एनुअल टर्नओवर मुझे लगता है नीचे होने ज़्यादा होने पर वो MSME कैटेगरी में आता है। 5 करोड़ से ज़्यादा, और मेरे ख्याल से 300 करोड़ या MSME का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? यस मैम, मार्जिनल स्मॉल मार्जिनल मीडियम स्मॉल, रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं अभी। कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। गुलशन, यस सर। गुलशन आप बेगूसराय से हैं। बेगूसराय में एक कांवर झील है, यस हम सर। सुने हैं? कांवरताल। कांवर झील की क्या सब विशेषता है? एक तो ये फ्रेश वाटर लेक है सर ये, और और अभी इसे रामसार साइट के कन्वेंशन में भी इसे इंक्लूड किया गया है। तो और यहाँ पे ये एक टूरिस्ट का बहुत बड़ा हब भी है कांवरताल, और ये हमारे बेगूसराय और बिहार के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। ये कांवर झील जो है ये बिहार के इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है? सबसे पहला बात तो 2 तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। इसमें से एक अभी बंद कर दिया गया है। पहला था ये फिशिंग होना, यहाँ पे फिशिंग काफ़ी मात्रा में होता था, जिसे अभी प्रोहिबिट कर दिया गया है। और दूसरा है कि सर यहाँ पे टूरिस्ट अच्छे खासे आते हैं यहाँ पे, उससे भी रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होता है इसे देखने के लिए। और तीसरा है सर कि रामसार साइट कन्वेंशन में शामिल हो जाने के कारण इसे फंड भी मिलता है हमारे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसे देखभाल करने के लिए। टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? बेसिकली तो अभी तो बिहार से ही आते हैं, और बिहार के विभिन्न जगहों से आते हैं, और इसे अभी खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना करने के कारण, वहाँ पे अच्छे ढंग से होटल्स वगैरह ना होने के कारण बाहर से अभी नहीं आ पा रहे हैं टूरिस्ट। लेकिन बिहार के जगह जगह से यहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, और यहाँ पे अच्छा खासा व्यापार चलता है। टूरिस्ट को वहाँ रहने के लिए व्यवस्था वगैरह है कुछ? नहीं, वहाँ पे व्यवस्था भी नहीं है, इसी कारण टूरिस्ट बहुत कम आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मुझे आप ये समझाइए कि इकोनॉमिक्स सबका ऑप्शनल रहा है, ऑप्शनल भी है ना? Yes, sir. ग्रेजुएशन भी इसी विषय में है, इसी से। तो अच्छा से पढ़े ही होंगे। यस। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान समय में एडम स्मिथ के सिद्धांत से काम कर रहा है या केन्स के सिद्धांत पर काम कर रहा है? मेरा ख्याल है कि दोनों के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। अच्छा, कैसे समझाएंगे? जो एडम स्मिथ हैं वो तो कहें कि ओपन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि मार्केट फ्री रहना चाहिए, लेज़र फेयर रहना चाहिए। जहाँ तक कि केन्स कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए इकोनॉमी में, मार्केट में। तो अगर देखा जाए तो सरकार भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रही है, और जहाँ तक की बात रहा लेज़र फेयर का, ओपन इकोनॉमी का, उसमें भी हमारी सरकार काफ़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग कंट्रीज़ के साथ कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो दोनों के कॉन्सेप्ट को मिला जुला कर काम कर रही है, एक बराबर तवज्जो दे रही है दोनों को। 1776 एडम स्मिथ ने अपना एक थ्योरी दिया था वेल्थ ऑफ नेशंस में, लेज़र फेयर का सिद्धांत। यस उसी सिद्धांत से दुनिया का इकोनॉमी चल रहा था। यस 1776 से अच्छे तरह से काम कर रहा था, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, 1929 में एक रिसेशन आया, डिप्रेशन आया पूरी दुनिया में, और फिर केन्स महोदय को अपना नया सिद्धांत देना पड़ा। वह रिसेशन क्या था और केन्स महोदय ने क्या क्या समझाने का प्रयास किया? सर, सबसे पहली बात तो है कि रिसेशन आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि मनी का जो सप्लाई होता है उसमें कांस्टेंट आ जाना, और ये सबसे पहले आया था कि इसके आने का सबसे बड़ा कारण था स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाना। इससे स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, उसके बाद वहाँ के लेबर फोर्स में कटौती आ गई, वहाँ के जीडीपी ग्रोथ में कटौती आ गई, क्योंकि प्रोडक्शन लो हो गया। प्रोडक्शन लो हो जाने के कारण जो लेबर फोर्स थे फिर उनको हायर करना बंद कर दिया गया, जहाँ तक कि उनके कटौती करना शुरू कर दिया गया।
और इसके कारण क्या हुआ कि लगातार 2 क्वार्टर तक निगेटिव ग्रोथ रेट रहने का रिसेशन चला गया, और कई सालों तक रिसेशन रहने के कारण फिर एक डिप्रेशन चला गया, और कई सालों तक डिप्रेशन रहने के कारण फिर ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। तो ये करीब 10 सालों तक रहा ये। उसके बाद क्या बताया केन्स महोदय? उसके बाद केन्स महोदय ने सर बताया कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, हमें जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ानी है, रिसेशन से निकलना है, तो हमें डिमांड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, और डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए मनी का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, और मनी का सप्लाई तभी बढ़ सकता है जब प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है। तो अब यहाँ पे मनी का सप्लाई बढ़ेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि सरकार को यहाँ एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए, सरकार को ही यहाँ पे जॉब देना चाहिए। और जब 1939 में वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों को भर्ती भी किया गया आर्मी में। इसके कारण क्या हुआ कि लोगों के पास मनी बढ़ा, लोगों के पास मनी बढ़ने के कारण लोग डिमांड करना शुरू कर दिए। इसके कारण डिमांड से फिर प्रोडक्शन शुरू हो गया, क्योंकि जब डिमांड आया तो प्रोडक्शन भी होने लगा, तो प्रोडक्शन के कारण जीडीपी बढ़ने लगा, और फिर डिप्रेशन से रिसेशन, और रिसेशन से फिर डिप्रेशन में पहुंच गए हम लोग, अच्छी जगह पहुंच गए, डिप्रेशन से हम लोग बाहर आ गए। ठीक है, जब विश्व की अर्थव्यवस्था और साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था जब 1929 में बीमार हो गया, तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमने केन्स महोदय को बुलाया। ठीक है, कि ऐसा क्या हुआ कि 1929 के बाद अगले लगभग आप देखेंगे तो 40 वर्षों में 1970 के दशक में एक बार फिर से भारत के सामने बहुत बड़ा समस्याएं आई अर्थव्यवस्था में, एक बार फिर से अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में चला गया था। क्यों ऐसा हुआ? एक्सका सबसे बड़ा कारण है सर कि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर देना इकोनॉमी में, जो कि मतलब कि कहा जाता है कि हमेशा एक्सट्रीम कंडीशन काफ़ी अच्छा नहीं होता है। गवर्नमेंट हर चीज़ में खुद को इंडल्ज कर दी। हमारा देश बहुत बड़ा है सर, अब यहाँ पे अगर इतने बड़े पॉपुलेशन को अगर गवर्नमेंट खुद चाहेगी कि मैं सभी चीज़ प्रोड्यूस करके दूँ तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे अगर 100 करोड़ अगर आबादी है, 100 करोड़ आबादी है, तो 100 करोड़ 200 करोड़ हाथ लगने चाहिए, और ये तभी लग पाएंगे जब प्राइवेटाइजेशन होगा। कुछ हद तक कुछ लोग प्रोड्यूस भी करेंगे, कुछ प्राइवेट प्रोड्यूस भी करेंगे, और ये सबसे बड़ा कारण है कि जो स्टेट थी वो एक्टिवली रोल प्ले करना शुरू कर दी थी उस वक्त में, उस दौर में। केन्स की थ्योरी को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया गया था, पहला कारण था। दूसरा कारण था कि हमने कई वॉर भी किए उस बीच में। 1947 से जैसे ही हमने आज़ाद हुआ, हमने कई सारे युद्ध को देखा। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि हम लोग मंदी में चले गए उस वक्त, उस दौर में। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब भारतीय अर्थव्यवस्था को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। उनका प्रयास बहुत अच्छा है और बहुत मन से प्रयास भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कई समस्याएं हैं, वो सामाजिक समस्याएं भी हैं, आर्थिक समस्याएं भी हैं। ट्रांसफॉर्म को लेकर क्या क्या समस्या आपको नज़र आ रहा है? सर, अगर डिजिटली बात करें, डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो सर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर देखा जाए तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो हमारा इंटरनेट सेक्टर है, जो 4G 3G की बात करते हैं हम लोग, आज सबके पास मतलब कि एफोर्डेबल प्राइस में 4G 3G है। जब तक हम लोग के पास अब तो 5G आ गई है, और जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होगा, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमारे पास मोबाइल होगा, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाली हमारी कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे अगर 10,000 के रेंज में, 15,000 के रेंज में मोबाइल अगर हमारे पास उपलब्ध होगा, तो इससे कारण क्या होगा कि हमारे पास मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, तो हम डिजिटली कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, डिजिटली कोई भी वर्क कर सकते हैं। और इस कदम में इस चीज़ को बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया, जैसे कि जियो को सपोर्ट करना। जियो जो अभी हमारा नरेंद्र मोदी साहब थे, मोदी कह रहा हूँ, सॉरी सर, वो अंबानी साहब थे, उनको सपोर्ट करना। और फिर जो भी चाइना से हमारा मोबाइल सप्लाई आ रहा था उसमें ज़्यादा टैरिफ ना लगाना, ये सब एक अच्छा ऑप्शन था हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए सर। ठीक है, तो मुझे ये समझाइए, भारत का वो क्षेत्र जो सबसे पहले सूर्य की किरणों से अवगत होता है, जहाँ सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती है, लेकिन वह क्षेत्र आज तक लेकिन उस क्षेत्र में आज तक विकास की किरण नहीं पहुँच पाया है। वो क्षेत्र आपका है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कई समस्याओं से गुजरते रहता है। वर्तमान में भी मणिपुर में कई समस्याएं हैं। आप एज्यूम कीजिए गुलशन कि भारत सरकार आपको एक कमेटी बनाया है, जिस कमेटी का चेयरमैन है, और आपको सुझाव देना है कि नॉर्थ ईस्ट की जो समस्याएं हैं उसका क्या समाधान होगा, क्या सब सुझाव देंगे आप? सबसे पहली बात है सर कि अरुणाचल प्रदेश एक हिली एरिया पे है सर, तो एक हिली एरिया होने के कारण एक उसकी अलग ही समस्या होती है, जैसे कि सर वाटर की समस्या हो जाती है वहाँ पे सर। तो लेकिन वहाँ पे वाटर समस्या इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर वहाँ से निकलती है, लेकिन उसका मिसमैनेजमेंट होने के कारण वहाँ पे बाढ़ आ जाते हैं सर। और बाढ़ आने के कारण अरुणाचल प्रदेश के समय बाढ़ आ जाने के कारण वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी
बर्बाद हो जाता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान होगा कि वहाँ पे जो नदियाँ बहती है उसको अच्छे तरीके से प्रबंधन किया जाए उनका, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी क्षेत्र को विकास करना है, किसी क्षेत्र का विकास करना है, तो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन 3 पर ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और शिक्षा की अगर बात करें तो जो हमारे प्राइमरी लेवल होते हैं वहाँ से हमें शुरुआत करनी चाहिए, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो भी एडमिशन रेट होता है उसको बढ़ाना चाहिए, और जो भी स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ पे जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होने चाहिए उनको बढ़ाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, और जब पढ़ाई करेंगे उसके बाद ही वहाँ को रोजगार मिल पाएगा। फिर ग्लोबलाइजेशन है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में करें, इंडिया के किसी भी राज्य में करें या विदेश चले जाएँ। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सर हम लोगों को 3 चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे मतलब कि बाढ़ का प्रबंधन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर बना लेंगे तो वो फिर ध्वस्त कर देगा। दूसरी चीज़, हमें वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रोज़गार तो हम ले आ सकते हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी, अगर हमारे पास क्वालिटी होगी तो। ये बताइए, अभी जो बंगाल में जो पंचायत चुनाव हुआ है, Yes. उस पंचायत चुनाव के रिजल्ट पर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है, और हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिजल्ट पर क्या निर्णय होगा वो हमारा डिसीजन पर डिपेंड करेगा। मतलब अंतिम निर्णय करने का अधिकार हाई कोर्ट अपने पास सुरक्षित रख लिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है, जो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं सर। नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो क्वेश्चन है, रिलेवेंट क्वेश्चन है, आप समझिए, जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो एग्जीक्यूटिव का जो अधिकार है, उस एग्जीक्यूटिव का अधिकार का हनन कर रहा है, इंटरवीन कर रहा है। मुझे लगता है कि सर इसमें 2 पक्ष हैं सर। पहला पक्ष ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहकर ही कोई काम करती है, पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का भी एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया है। मॉडर्न ज़माने में जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है कि जब भी जुडिशरी ये देखती है कि एग्जीक्यूटिव ढंग से काम नहीं कर पा रही है, या काम करने में माल फंक्शन हो रहा है, या लेट कर रही है, जहाँ पे जस्टिस नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तब जुडिशरी एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट वहाँ पे निकल कर चला आता है। क्योंकि जुडिशरी का काम ही है कि लोगों तक जस्टिस पहुँचाना, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव जस्टिस नहीं दे पा रहा है तो वो क्या करेंगे? तो वो फिर मतलब कि बाहर निकल कर आएंगे और बोलेंगे कि आप कहाँ पे रॉन्ग है और कहाँ पे आपको ठीक करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम, हाई कोर्ट अपना काम सही तरीके से कर रही है। उन्हें जुडिशियल एक्टिविज्म करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट केवल इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो हमें हाई कोर्ट को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें जो वहाँ पे समस्याएँ हैं उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है। अभी भारत सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। यस सर। ये बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ा एक समस्या भी है। यस सर। तो जनसंख्या बढ़ने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है? सबसे पहले तो सर जनसंख्या को समस्या के तौर पर भी देखते हैं और नहीं भी देखते हैं सर। और जैसा सवाल आप कर रहे हैं सर कि जनसंख्या की समस्या क्या है, तो सबसे पहले उसका समस्या रिसोर्स पे ही जाता है सर। हमारे पास रिसोर्स, किसी भी कंट्री पे, किसी भी समाज में रिसोर्स सीमित ही होते हैं, और अगर जनसंख्या बढ़ जाएगा तो उसे उपभोग करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, और इसके कारण जो रिसोर्स पे दबाव पड़ेगा उसकी खामियाजा हम सभी भुगतेंगे। जैसे कि रोजगारी हो गया, हमें रोजगार नहीं मिल पाते हैं। स्वास्थ्य हो गया, अच्छे स्वास्थ्य नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही हॉस्पिटल पे चले जाते हैं। पर डॉक्टर पे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसके कारण क्वालिटी हेल्थ नहीं मिल पाता है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ये सब एक कंस्ट्रेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है। यस सर। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है? डेमोग्राफी डिविडेंड होता है कि सर आप पॉपुलेशन, एक आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसे आपके लिए लाभदायक होती है। तो अगर हम देखें, हमारा जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक भी है, क्योंकि हम डायस्पोरा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ देखा गया है कि आज भी हम बात करते हैं, चाहे यूएसए हो, यूरोप हो, कनाडा हो, जब भी हम बात करते हैं अपने डायस्पोरा की बात करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। उसमें सबसे पहला है रेमिटेंसेस भेजना। आज गल्फ कंट्रीज से ही हमारे सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, यूके से आते हैं, यूएस से आते हैं, वहाँ से ज़्यादा रेमिटेंसेस आते हैं, और हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो भी कई फोल्ड इंक्रीज़ करती है हमारे डायस्पोरा के कारण। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डेमोग्राफी डिपेंडेंट है वो देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत ज़्यादा है। और हम देश की बात कर लें सर, तो यहाँ पे भी हमारा जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि इसरो की बात कर लें, हम DRDO की बात कर लें, हम डिफेंस फोर्सेस की हम बात कर लें, तो हर जगह अगर देखा जाए तो हमारे जो भी लेबर फोर्सेस, हमारे जो ऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, हमारे देश के हमारे समाज के लिए सर। क्या आपको लगता है कि इकोनॉमिक लेवलाइजेशन जब से आया है यस सर। तब से लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, और जीवन स्तर किन किन क्षेत्रों में बढ़ा है? जीवन स्तर तो बिल्कुल बढ़ा है सर लिबरलाइजेशन आने के कारण। उसका सबसे बड़ा कारण है सर कि कंपटीशन का बढ़ जाना सर। कंपटीशन बढ़ने के कारण क्वालिटी का बढ़ जाना,
और आज हम देख रहे हैं सर एक मीडियम क्लास फैमिली भी एक अच्छे घर में रहता है, एक अच्छा खाना खाता है, और हमारा जो भुखमरी का दर्द था सर वो भी बहुत कम हुआ है, लिविंग स्टैंडर्ड हमारे हाई हुए हैं। तो ये सब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन का ही देन है। जैसा मैं देख पा रही हूँ आपकी हॉबी है प्लेइंग चेस। यस मैम। मुझे कुछ चेस के बेसिक रूल बता सकते हैं? यस मैम। इसका जो सबसे पहला रूल होता है मैम कि दो इसमें कंप्यूटर होते हैं, दो ओपोनेंट होते हैं इसमें। एक का कलर वाइट होता है, दूसरे का ब्लैक होता है। और इसमें करीब जो आपके इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में गोटियाँ कहते हैं, और उसमें करीब 16 होते हैं, एक के दूसरे के होते हैं 16, और घर होते हैं करीब 64 होते हैं। 8 एक तरफ देखा जाए और 8 दूसरी तरफ देखा जाए, तो कुल 64 इसमें खाने होते हैं। जो भी एक पहला आपका अपोनेंट चला उसके बाद दूसरे अपोनेंट को चलना होता है। और करीब 3 प्रकार के गेम होते हैं, एक होते हैं ओपन चेस कॉम्पिटिशन, दूसरा होता है रैपिड, तीसरा होता है ब्लिट्ज। तीनों के अलग अलग रूल्स होते हैं। इसमें से कि ओपन में होता है कि आप कंटिन्यूसली खेल सकते हैं, कई घंटों तक खेल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रहा कि रैपिड का और ब्लिट्ज का, तो इसके रूल्स अलग होते हैं। इसमें आपको बहुत कम समय मिलते हैं, करीब 5 मिनट मिलते हैं। 5 मिनट आपको किसमें मिलेंगे? 3 से 10 मिलता है आपको ब्लिट्ज रैपिड में, और ब्लिट्ज में मिलते हैं आपको ओनली 3 मिनट्स। तो आपको इतने समय में आपको पूरा गेम ख़त्म करना होता है। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। ये मुझे बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जिसको हम लोग वजीर कहते हैं, तो सबसे स्ट्रांग होता है, यस मैम। सबकी चाल चल लेता है, यस मैम। एक किसकी चाल वो नहीं चल पाता? घोड़े की। वेरी गुड। आपका इंटरव्यू यहीं पे समाप्त होता है। यस मैम। एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है। MSME का फुल फॉर्म तो मैम यही था ना, क्या कहते पहले हैं? आप सॉरी। इंटरव्यू प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सर। आ जाइए। इंटरव्यू माइक्रो स्मॉल मीडियम स्मॉल माइक्रो, ये था ना इसका MSME। ये थोड़ा समय कंफ्यूज हो मीडियम गया। है, स्मॉल है, माइक्रो Micro है, एंटरप्राइजेस। है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए टर्नओवर के बेसिस पर, इन्वेस्टमेंट के पहले बेसिस पर। हमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था इसमें। जैसे अभी आप उठने में हड़बड़ाए ना, वैसे ही आप बोलने में रहा था क्या? नहीं, इंट्रोडक्शन में भी हड़बड़ाए। अच्छा। ठीक है, बैठने में भी आपका थोड़ा सा हड़बड़ाहट दिखी। बोलने में स्पीड होता है, बोलने में स्पीड बहुत है, और हैंड मूवमेंट हो रहा है, हाथ स्थिर रहे। ऐसे रहना चाहिए। हाँ, हल्का उठ सकता है, लेकिन मुझे बताना है इस तरह से ना हैंड मूवमेंट नहीं करना। अच्छा। कब है? 10 तारीख को ना? 10 अगस्त को है। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ है आपके पास। हाँ शायद। अभी तो है। ऑलमोस्ट 1 मंथ ही कहते हैं, 13 ही तारीख है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ी सी बोलने की स्पीड को धीमे कीजिए और हैंड मूवमेंट को कम करना। रोकें। हाँ, कम कीजिए। और मैम ये जो सवाल आ रहे थे उसका मतलब रहता है कि जवाब दे रहा था मैम, लगता है मुझे मतलब थोड़ा सा फंस जा रहा था क्या? आवाज़ फंस गया रहा। ऐसी आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है आपकी। अच्छा। ठीक है। थोड़ा सा स्माइल रखना चाहिए था। अगर कहा जाता है कि बोर्ड सीरियस है तो आप सीरियस होइए, वो हल्का सा स्माइल करे तो आप उससे कम हल्की सी स्माइल कीजिए। अब वो हंसे तो कोई जरूरत नहीं आप भी हंसो, आप ऐसे स्माइल देके रहें। ठीक, बाकी सब आपका बढ़िया है, और आपके पास तैयारी करने के लिए भी टाइम भी है। और किस मिनट में ठीक कर सकते हैं? एक तो मतलब कि हाथ मूवमेंट नहीं करना था पहला, दूसरा हाँ। मतलब कि धीरे धीरे थोड़ा बोलना था, 2 हाँ। चीज़ बस। बोले कि स्पीड को कम करना।